मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, ये व्याख्यान बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत निदर्शन पद्धति के ऊपर है। निदर्शन पद्धति में 3 मुख्य बिंदु आज हम करने जा रहे हैं। नंबर 1, निदर्शन चुनाव प्रणाली। नंबर 2, निदर्शन प्रणाली के गुण। नंबर 3, निदर्शन प्रणाली के दोष। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। निदर्शन चुनाव प्रणाली, प्रोसीजर ऑफ सैंपल सिलेक्शन। निदर्शन का चुनाव भी उत्तम निदर्शन का एक पक्ष है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। निदर्शन के चुनाव में हमें निम्नांकित प्रक्रिया से गुजरना होता है। नंबर 1, समग्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्स। जिस समूह या क्षेत्र से निदर्शन का चुनाव किया जाता है उसे समग्र कहते हैं, यूनिवर्स क्षेत्र। निदर्शन निकालने का सर्वप्रथम चरण है समग्र को तय करना। समग्र 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक निश्चित है और दूसरा अनिश्चित। निश्चित समग्र की इकाइयों की संख्या एवं गांव तथा नगर की जनसंख्या एक भौगोलिक सीमा तय होती है। उदाहरण के लिए एक महाविद्यालय के छात्रों की संख्या एवं गांव तथा नगर की जनसंख्या और भौगोलिक सीमा निश्चित होती है। ऐसे समग्र में इकाइयों को हम निश्चित रूप से जान सकते हैं, लेकिन कई बार समग्र की इकाइयाँ अनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए लक्स साबुन का प्रयोग करने वाले एवं सरिता नामक पत्रिका के पाठकों की संख्या अनिश्चित है। अनिश्चित समग्र की भौगोलिक सीमा भी नहीं होती। ऐसे समग्र की अनिश्चितता का कारण इसकी निरंतर परिवर्तनशीलता है। अतः निदर्शन के चुनाव से पूर्व हमें समग्र का निर्धारण कर लेना चाहिए। हमारा समग्र कोई भी भौगोलिक इकाई, गांव, नगर, संस्था, समुदाय एवं सामाजिक घटना हो सकता है। नंबर 2, निदर्शन की इकाइयों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपलिंग यूनिट। समग्र के निर्धारण के बाद दूसरा चरण निदर्शन की इकाइयों को तय करना है। हमें यह तय करना होता है कि हमारे निदर्शन की इकाई क्या होगी। यह इकाई व्यक्ति, संस्था, परिवार, समूह, व्यवसाय और निवास क्षेत्र आदि कुछ भी हो सकती है। निदर्शन की इकाइयाँ 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, भौगोलिक इकाई, जैसे एक राज्य, जिला, नगर, गांव एवं वार्ड आदि। नंबर 2, भवन संबंधी इकाई, जैसे कच्चे मकान, पक्के मकान, एक मंजिले, बहुमंजिले आदि। नंबर 3, समूह संबंधी इकाई, जैसे परिवार, स्कूल, क्लब, चर्च एवं समिति आदि। नंबर 4, व्यक्तिगत इकाई, जैसे व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, श्रमिक, छात्र, अध्यापक एवं कृषक आदि। इकाई सदैव स्पष्ट, भ्रमरहित, निश्चित एवं विषय के अनुरूप होनी चाहिए, जो अध्ययनकर्ता को आसानी से उपलब्ध हो जाए। नंबर 3, स्रोत सूची, सोर्स लिस्ट। यह सूची जिसमें समग्र की समस्त इकाइयों के नाम होते हैं स्रोत सूची कहलाती है। यह स्रोत सूची तैयार भी मिल सकती है और तैयार कराई भी जा सकती है। पार्टन ने स्रोत सूची प्राप्त करने के कई ठिकानों का उल्लेख किया है, जैसे जनगणना रिपोर्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी, वेतन वितरण सूची एवं करदाता
विद्यार्थियों, अध्यापकों, मकान मालिकों की सूचियां विभिन्न दफ्तरों से प्राप्त की जा सकती हैं। एक अच्छी स्रोत सूची के लिए आवश्यक है वह पूर्ण, नवीनतम, वैध, विश्वसनीय, विषय अनुरूप एवं सरलता से प्राप्त की जाने वाली होनी चाहिए। नंबर 4, निदर्शन का आकार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज। निदर्शन प्रक्रिया का चौथा चरण निदर्शन के आकार का निर्धारण है। निदर्शन का आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं, वरन समग्र की संख्या एवं प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त होना चाहिए। निदर्शन के आकार का परिशुद्धता की मात्रा, समय, लागत तथा संगठन से सीधा संबंध है। निदर्शन का आकार क्या हो यह बात कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे समग्र की सजातीयता एवं विषमता, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की विधि, वर्गों की संख्या, समय एवं धन की उपलब्धि, परिशुद्धता की मात्रा, विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता आदि। नंबर 5, निदर्शन पद्धति का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। निदर्शन प्रक्रिया का अंतिम चरण समग्र से निदर्शन निकालने की विधि का चयन करना है। निदर्शन पद्धति का चुनाव अध्ययन की समस्या, समग्र की प्रकृति, धन, समय, कार्यकर्ताओं की उपलब्धि एवं साधनों पर निर्भर करता है। निदर्शन पद्धति ऐसी हो जिसका प्रयोग आसानी से किया जा सके तथा निदर्शन निकालने में पक्षपात भी न आए। दैव निदर्शन, सविचार निदर्शन, सत्रित अथवा निर्दिष्टांश निदर्शन विधियों में से किस विधि को या किस विधि का चुनाव किया जाएगा, यह निर्णय अनुसंधानकर्ता को अपनी सूझबूझ एवं अनुसंधान संबंधी अपने अनुभव के आधार पर लेना होता है। नंबर 2 पार्ट है इस व्याख्यान में निदर्शन प्रणाली के गुण, महत्व, मेरिट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग मेथड। आधुनिक समय में निदर्शन पद्धति का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में संगणना अनुसंधान बहुत ही असुविधाजनक है, क्योंकि इसमें समय, धन तथा श्रम अधिक मात्रा में चाहिए तथा विशाल क्षेत्र के अध्ययन में यह विधि अनुपयुक्त है। इस संदर्भ में A.C. रोजेंडोर लिखते हैं, यदि सावधानी से चयन किया जाए तो निदर्शन पर्याप्त सस्ता ही नहीं रहता, वरन ऐसे परिणाम देता है जो बिल्कुल सत्य होते हैं तथा कभी कभी तो संगणना के परिणामों से भी अधिक सत्य होते हैं। अतः सावधानीपूर्ण चयन किया गया निदर्शन वास्तव में त्रुटिपूर्ण, नियोजित एवं क्रियान्वित संगणना से श्रेष्ठ रहता है। प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर के शब्दों में, विभ्रमों के गणितीय सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण निदर्शन में सूक्ष्मता व परिशुद्धता की धारणा प्रारंभ से ही प्रधान रहती है। निदर्शन के गुणों का उल्लेख करते हुए गुड एंड हैट लिखते हैं, निदर्शन वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। किसी एक दृष्टिकोण से एकत्रित सामग्री के विश्लेषण पर अधिक घंटे व्यय करने की अपेक्षा वह समय को विभिन्न दृष्टिकोणों से परीक्षा करने में प्रयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में वह थोड़े मामलों का गहन अध्ययन कर सकता है। हम अब यहाँ निदर्शन पद्धति के गुणों, महत्व का उल्लेख करेंगे। नंबर 1, समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। निदर्शन प्रणाली में समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके उनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए उसमें समय की बड़ी बचत होती है। समय की बचत एवं शीघ्र निर्णय आधुनिक युग की मांग है, जिसे निदर्शन द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। नंबर 2,
धन की बचत, सेविंग ऑफ मनी। निदर्शन में कई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसमें धन की पर्याप्त बचत, इसमें कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें पर्याप्त धन की बचत होती है। सामान्यतः सभी लोगों के आर्थिक साधन सीमित होते हैं, इसलिए सरकारी अध्ययनों के अतिरिक्त धनाभाव में अनुसंधान का संचालन एक कठिन कार्य है। निदर्शन में संगणना विधि की तुलना में स्टेशनरी, फाइलों, कार्यकर्ताओं के वेतन, यात्रा भत्ता आदि पर कम खर्च करना पड़ता है। श्रम की बचत, सेविंग ऑफ लेबर। चूंकि निदर्शन में कम इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है, अतः अधिक श्रम एवं कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार निदर्शन श्रम की बचत को प्रोत्साहन देता है। नंबर 4, गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी। संगणना विधि में क्षेत्र विस्तृत एवं इकाइयां बिखरी हुई होती हैं, अतः उनके बारे में मोटी मोटी बातें ही ज्ञात की जा सकती हैं। निदर्शन में अपेक्षाकृत कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः उनके बारे में सूक्ष्म, विस्तृत एवं गहन जानकारी प्राप्त करना संभव है। नंबर 5, परिणामों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। निदर्शन में अध्ययनकर्ता का ध्यान कुछ इकाइयों पर, कुछ निश्चित इकाइयों पर ही केंद्रित होता है, अतः उनसे प्राप्त निष्कर्ष अधिक यथार्थ एवं परिशुद्ध होते हैं। यदि निदर्शन का चुनाव सही तरीके से किया गया है तो कई बार इनके निष्कर्ष संगणना विधि के निष्कर्षों से भी अधिक परिशुद्ध होते हैं। नंबर 6, तथ्यों की पुनर्परीक्षा, रीचेकिंग ऑफ डेटा। किसी भी अनुसंधान में प्राप्त निष्कर्षों की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए उनकी पुनर्परीक्षा की जाती है। चूंकि निदर्शन में कम इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अतः पुनः जांच के लिए उनमें से कुछ इकाइयों का चयन कर अध्ययन करना सरल होता है। नंबर 7, प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होने के कारण प्रबंध एवं प्रशासन के आयोजन एवं संगठन में सुविधा रहती है। एक और तो अनुसंधान में कम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना पड़ता है, अतः उन पर नियंत्रण रखना भी आसान होता है, और दूसरी ओर सूचनाएं संकलित करने से संबंधित परेशानी भी कम हो जाती है, जिससे अनुसंधान का संगठन सरल हो जाता है। नंबर 8, निदर्शन की अनिवार्यता, इसेंशियल यूज ऑफ सैम्पलिंग। कई बार सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन विधि का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हो, क्षेत्र में इकाइयों की संख्या बहुत अधिक हो, प्रत्येक इकाई से संपर्क करना असंभव हो तथा समग्र का पता लगाना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन के लिए निदर्शन पद्धति ही एकमात्र पद्धति रह जाती है जो अध्ययन को सफल बना सकती है। इस व्याख्यान का 3rd पार्ट, निदर्शन प्रणाली के दोष, डिमेरिट्स, लिमिटेशंस ऑफ सैम्पलिंग मेथड। निदर्शन प्रणाली में जहाँ कई गुण, लाभ एवं उपयोग है, वहीं यह दोषों से विमुक्त नहीं है। इसके प्रमुख दोष या सीमाएं निम्नांकित हैं। नंबर 1, अभिनति, जिसको पक्षपात कहते हैं। अभिनति की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस। निदर्शन विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह जाता है। निदर्शन का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में अध्ययनकर्ता का प्रभाव एवं पक्षपात आ ही जाता है। तब निदर्शन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नहीं रह पाते हैं। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई, इम्पोर्टेंट बिंदु है, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। निदर्शन तभी उपयुक्त होता है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे, किंतु प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चयन स्वयं एक कठिनाई है।
जब क्षेत्र में अनेक विविधताएं हों और अनुसंधान का विषय जटिल हो, तब तो प्रतिनिधि निदर्शन का चुनाव और भी अधिक कठिन होता है। नंबर 3, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज। चूंकि निदर्शन का चयन करना एक तकनीकी प्रक्रिया है, अतः प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उत्तम निदर्शन का चयन कर पाएगा। इसके लिए अध्ययनकर्ता का प्रशिक्षित एवं अनुभवी होना आवश्यक है। निदर्शन निकालने के लिए पर्याप्त सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, निदर्शन के सिद्धांतों, उनकी कमियों एवं सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में अनुसंधानकर्ता भयंकर त्रुटियां कर सकता है। नंबर 4, निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई, डिफिकल्टी इन स्टिकिंग टू सैंपल। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फिर भी चुनी गई इकाइयों पर कायम रहना कई बार बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए, जब निदर्शन में ऐसी इकाइयों का चयन हो जाए जो दूर दूर तक बिखरी हुई हों, उनसे संपर्क करना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन करना पड़ता है। इस परिवर्तन में निदर्शन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। नंबर 5, निदर्शन की असंभावना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। जिस प्रकार से कई अध्ययनों में संगणना पद्धति का प्रयोग असंभव होता है, उसी प्रकार से कहीं कहीं निदर्शन पद्धति को काम में लेना भी असंभव है। उदाहरण के लिए, जब समग्र बहुत छोटा हो, उसमें अनेक विविधताएं हों और सजातीयता का अभाव हो, जब शुद्धता की 100% आवश्यकता हो और प्रत्येक इकाई अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन विधि अनुपयुक्त होती है और उसके स्थान पर संगणना विधि का ही प्रयोग करना पड़ता है। उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी निदर्शन के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। मूल बात यह है कि निदर्शन का चयन उचित मात्रा में उचित रीति से किया जाता है, तो अनुसंधान में यह एक बहुत ही उपयोगी विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा जा रहा है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस विषय का अध्ययन करें और इस ऑडियो वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।